मेरा नाम मोनिका है, मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले ही माधव से हुई है। माधव दूसरे शहर में जॉब करते हैं और मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। मेरे ससुराल में मेरे जेठ और मेरी 2 नंद हैं। जेठ हर रात मेरे सिरहाने के नीचे 10,000 रुपये रख जाते थे। मैं पति को फ़ोन पर बताती तो वह कहते थे, तुम आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो। मैं भी भोली बनकर पैसे रख लेती थी। मगर एक दिन रात को मैं सो रही थी कि अचानक मेरी नींद खुल गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे जेठ बेड पर लेटे मेरे साथ। मेरे जेठ मेरे पति से बस 1 ही साल बड़े थे और उनकी हरकत बड़ी ही अजीब थी। मैं अपने जेठ की इस हरकत से परेशान हो गई थी। पति को जब छुट्टी मिलती थी तब घर आते थे। मेरे सास ससुर की मौत काफ़ी साल पहले हो गई थी। मैंने अपने सास ससुर को नहीं देखा था। एक नंद की शादी हो चुकी थी और दूसरी नंद की शादी के लिए मेरे पति और मेरे जेठ जी लड़का देख रहे थे। और मेरे जेठ जी पूरे दिन घर पर रहते थे और कोई काम नहीं करते थे। मुझे तो लगता था शादी के बाद मेरी दोनों ननद मेरे साथ बहनों वाला रवैया रखेंगी, क्योंकि वह बिना माँ बाप की बच्ची थी। मैंने सोचा मैं उसके साथ मोहब्बत और दोस्ताना रवैया रखूँगी तो वह भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगी। लेकिन यह मेरी बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी थी। मेरी ननद हर वक्त चुपचाप ही रहती थी। मैं बात करती तो चौंक जाती, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं पूछती कि तुम क्या सोच रही हो, तो कहने लगती, कुछ नहीं, बस तुम अपने काम से काम रखा करो, मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। नंद के इस तरह के रवैये से मैं बहुत ही मायूस होती थी और जेठ तो मुझे वैसे भी कुछ ठीक नहीं लगता था। हर वक्त मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते रहते थे, इसलिए उनसे बात करने से मैं खुद भी कतराने लगी थी। वह सच में बहुत ही अजीब किस्म के थे। दिन का ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारते थे, लेकिन जब भी मैं झाड़ू लगा रही होती थी तो वह मेरे पास खड़े हो जाते थे। मेरी ननद किसी काम को भी हाथ नहीं लगाती थी, इसलिए सारा काम मेरे सर पर था। एक दिन मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलट कर देखा तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। जेठ जी बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे। मैं यह देखकर पीछे हट गई और दीवार से जाकर लग गई। उस वक्त किचन में मेरे और जेठ के अलावा कोई नहीं था। मुझे किचन से बाहर जाते देखकर मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मोनिका कुछ चाहिए तो मुझे कह देना, शर्माना मत। यह कहते हुए किचन से बाहर चले गए। मैंने अपना रुका हुआ सांस बाहर किया था। मुझे जेठ की हरकत बहुत ही बुरी लगी थी। मैंने सोचा कि मैं अपने पति से उनकी शिकायत करूंगी कि भला यह भी कोई बात हुई, किचन में इनका क्या काम था। रात को मैंने फ़ोन पर अपने पति को बताया कि जेठ की बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं माधव को जेठ की सारी हरकतें बता दी तो वह कहने लगे, तुम गलत सोच रही हो। अगर उन्होंने तुम्हें यह कहा है तो तुम्हें तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो तुम भाई को कह दिया करो, वह तुम्हें लाकर दे दिया करेंगे। इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं। यह सब सुनकर मैं हैरान हो गई थी। एक तरफ मेरी ननंद वंशिका थी, उसके विचार से मैं बेहद परेशान थी। रात को मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मैं नींद की कच्ची थी। गहरी नींद में भी आहटों की आवाज़ मुझे सुनाई दे जाती थी या दिमागी तौर पर जगी हुई होती थी। अभी ऐसे ही सोई हुई थी जब मुझे लगा मेरे कमरे का दरवाज़ा बड़े धीरे से खुला और कदमों की आवाज़ करीब आई हो। मैं नींद की वादियों में थी, इसलिए मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन मुझे यूँ लगा जैसे मेरे तकिए के नीचे किसी ने हाथ रखा हो। उसके बाद कोई चुपके से मेरे कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से एकदम मेरी आँख खुली थी। मैंने देखा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन उस वक्त नींद की आगोश में थी। मैंने सोचा शायद मेरा कोई वहम होगा। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अपनी बेड की चादर बिछाने के लिए तकिया उठाने लगी तो तकिए के नीचे से मुझे 1000 का नोट मिला। यह देखकर मुझे रात का सारा किस्सा याद आने लगा। मुझे अब अपने जेठ पर जितना भी गुस्सा आता उतना कम था। जाहिर है वंशिका मेरे कमरे में आने को तैयार नहीं थी, ना ही बात करती थी। उसकी एक अपनी ही दुनिया थी जिसमें वह मगन रहती थी। तो जाहिर है यह काम मेरे जेठ ने ही किया होगा। वह होते कौन थे? उस वक्त मेरे जेठ बाहर लॉज में बैठे हुए थे। वंशिका अपने लिए चाय बना रही थी। मैं गुस्से से अपने जेठ के पास आई और 1000 का नोट दिखाई। मैंने कहा, यह तुम्हारी हरकत है? मेरे गुस्से से भरी आवाज़ को सुनकर वह कुछ अजीब नज़रों से मुझे देखने लगे, लेकिन उन्होंने यह बात साबित कर दिया कि यह काम मेरा है। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और कहने लगे, जी हाँ। मैंने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई रात के वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की? मेरी ऊंची और तेज लहजे को सुनकर वंशिका किचन से बाहर आ गई। यह सुनकर तो मेरे जेठ की रंगत उड़ गई थी। कहने लगे, मैं तुमसे पूछता ही रहता हूँ कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो, लेकिन तुम तो कुछ कहती नहीं। मैंने सोचा कि तुम्हारी तकिया के नीचे ही पैसे रख देता हूँ, अगर कोई चीज़ लेनी होगी तो ले लेना। वह बड़े ही आराम से नॉर्मल बात कर रहे थे, जैसे कि कोई बात ही ना हो। मैंने कहा, ना तो मुझे आपसे पैसे चाहिए, और दूसरी बात, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप मुझे पैसे दिन के वक्त भी दे सकते हैं। यह भला क्या बात है कि आप रात के वक्त मेरे कमरे में दाखिल होते हैं और मेरे तकिया के नीचे पैसे रख कर चले जाना? यह कोई तरीका नहीं है। वंशिका ने जो मेरा लहजा सुना तो अपने भाई को बुरा भला कहने की बजाय मुझे ही
कहने लगी, देख लिया तुमने इस लड़की के तेवर, मैं तो तुमसे पहले ही मना करती थी, इसे मुँह मत लगाओ, तुम्हें बहुत पड़ी थी। देख लिया भाभी का असली रंग, मैं तो जानती थी कि अगर कोई गैर औरत हमारे घर आएगी तो हम तीनों में फूट ही डालेगी। दीदी का क्या है, दीदी तो अपने ससुराल में है, और मेरा क्या है, मेरी भी आज नहीं तो कल शादी हो जाएगी। लेकिन देख लेना, यह औरत भाई को तुम्हारे खिलाफ करके तुम्हें घर से निकलवा देगी, दर दर की ठोकरें खाओगे। मत दिया करो इसे पैसे। मैं तो वंशिका की बातें सुनकर अजीब सी सोच में रह गई थी। फिर वह कहने लगी, मैं चाय बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ, क्योंकि यह महारानी साहिबा जिस कदर गुस्से में है, तुम्हें तो चाय भी बनाकर देने वाली नहीं है। यह कहकर वंशिका किचन में चली गई और मैं हक्का बक्का उसे देखती रह गई। कितनी बदतमीज़ थी वह अपने भाई की घटिया हरकत, और उसे रोकने के बजाय मुझे ही बुरा भला कह रही थी। मैंने भी थोड़ी देर में खुद के लिए चाय बनाया और फिर सबके लिए नाश्ता भी बनाया, लेकिन मैंने किसी से भी नहीं कहा कि नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। दोपहर को बाहर से वंशिका के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह साथ साथ किचन में कुछ बना रही थी और साथ में मुझे बातें सुना रही थी। वह कह रही थी कि अभी 2 साल ही हुए हैं इसकी शादी को, और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए, और इतने पैसे लगाकर हमने अपने भाई की शादी इसलिए थोड़ी की थी नवाबजादी जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर कमरे में बैठ जाएं और मैं यहाँ किचन में काम करूँ। मैं दिल में सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था कि उसकी इतनी लंबी जुबान भी हो सकती है। आज रात को माधव घर आए तो वे बहुत ही गुस्से में थे। शायद वंशिका उनके कान भर चुकी थी। वह बिना बताए ही आ गए थे और मैं खाने में कुछ भी नहीं बनाया था। जब माधव आए तो मैं भी कमरे से बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर वंशिका ने बड़े बिगड़े हुए मूड के साथ खाना लगाया था। माधव बैठकर खाना खाने लगे, जेठ जी भी बैठ गए, लेकिन जैसे ही मैं बैठने लगी वंशिका कहने लगी, उठो यहाँ से और अपने लिए खुद खाना बनाओ, तुम्हारे बाप की नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारे सामने टेबल सजाऊंगी। इतना सुनते ही माधव ने उसे रोक दिया और कहने लगे, वंशिका ये क्या बदतमीज़ी है। तो कहने लगी, तुम बस चुप ही रहो, मुझे पता था कि तुम अपनी बीवी की ज़ुबान में बोलोगे। तुम्हें यह नज़र नहीं आता कि उसने सुबह कितनी बदतमीज़ी की है, भाई के ऊपर न जाने कौन कौन से घटिया इल्ज़ाम लगाने पर तुली हुई है। इसलिए मैं तो इसके नखरे नहीं उठाने वाली हूँ। उसे भूख लगी है तो अपने लिए खुद पका कर खा सकती है, लेकिन मेरे हाथ का पका हुआ यह नहीं खाएगी। माधव मुझे कहने लगे कि क्या बात हुई थी और तुमने इतने में ही कौन सा तमाशा लगाना शुरू कर दिया। ना सास ससुर की तुम्हारे पास जिम्मेदारी है और ना ही घर पर इतना कोई ज़्यादा काम काज है कि तुम ये उल्टी सीधी हरकतों पर उतर जाओ। माधव ने तो मेरी बात सुने बगैर ही मेरी बेइज्जती कर दी थी। मैंने कहा कि पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरी इतनी बेइज्जती कर चुके हो। जेठ जी का रात के अंधेरे में मेरे कमरे में जाने का क्या मकसद है। इन्हें पैसे देने का इतना ही शौक़ है तो दिन में भी दे सकते हैं, और मैं उनसे पैसे मांगती भी नहीं हूँ। फिर वे बिना वजह मेरे कमरे में क्या करने आते हैं। मेरी बात सुनकर माधव यूँ बोले जैसे कि वह कोई बड़ी बात ही ना हो। कहने लगे, बस इतनी सी बात पर तुमने इतना बड़ा तमाशा लगाया है। अरे भाई, वह वंशिका के कमरे में भी यूँ ही चला जाता है, तकिया के नीचे कभी कभी 1000 रुपये रख देता है। यह उसकी बचपन की आदत है। मैंने कहा कि वह उसकी बहन है। मेरा यह कहना था कि माधव मुझे गुस्से से चिल्लाकर कहने लगे कि तुम फिर क्या हो, तुम मेरे भाई को अपना भाई समझती ही नहीं हो क्या। मेरी बहन को अपनी बहन नहीं समझती। तुम यहाँ पर कौन से रिश्ते निभाने आई हो। मेरे दोनों बहन भाई मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं कभी भी अपने बहन भाइयों को तुम्हारी खातिर नहीं छोड़ सकता। अपना कर्तव्य ठीक रखना। अगर तुमने मेरे बहन भाइयों को अपना बहन भाई समझा होता तो तुम्हें यह बात इतनी बुरी नहीं लगती जितनी अब लग रही है। यह कहकर बिना खाना खाए उठकर कमरे में चले गए। मैं भी उठकर कमरे में चली गई। उनका मूड खराब था। मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी थी। वह कहने लगे कि माफ़ी तो तुम भाई से मांगो, क्योंकि तुमने उसका दिल दुखाया है। उसने तुम्हें छोटी बहन समझकर ही तुम्हारी तकिया के नीचे पैसे रखे थे। बहरहाल मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने माधव से सॉरी कह दिया था। उसने फ़ौरन से कहा कि नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, गलतफहमी दूर हो गई, बस यही ठीक है। माधव ने वंशिका की शादी के लिए एक लड़का देख लिया था और 2 दिन बाद वंशिका का एंगेजमेंट था। घर में फंक्शन था और उसकी तैयारी होने लगी थी। क्योंकि टाइम बहुत कम था, मेरी बड़ी नंद भी अपनी ससुराल से आ गई थी और आज एंगेजमेंट का दिन भी आ गया था। सब लोग सुबह से ही तैयार होने में लगे हुए थे। वंशिका भी बहुत खुश थी। दोपहर तक लड़के वाले आ गए थे। लड़का काफ़ी स्मार्ट था और वह अमेरिका में जॉब करता था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और लड़के वाले चले गए थे। कुछ दिन रुककर मेरी बड़ी नंद और मेरे पति भी चले गए। जब तक मेरे पति घर पर थे तब तक मेरे जेठ मेरे कमरे में पैसे रखने नहीं आए थे, लेकिन उनके जाने के बाद तो जैसे जेठ जी ने यह सिलसिला ही शुरू कर दिया था। वह अक्सर मेरे तकिया के नीचे 1000 का नोट रख जाते थे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद ना था। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोई थी, लेकिन शायद जेठ जी के पास कमरे की दूसरी चाबी मौजूद थी, इसलिए वह कमरे में दाखिल हो जाते थे। लेकिन उस रात मैंने कमरे की कुंडी लगा दी। मैं नहीं चाहती थी कि वे मेरे कमरे में दाखिल हों।
अगली सुबह जो चीज़ मैंने देखी उसने मुझे अजीब सी सोच में डाल दिया। लॉज में मेरे जेठ बड़े गुस्से से बैठे हुए थे। शायद रात को कमरे में आए थे, लेकिन कुंडी की वजह से दरवाज़ा नहीं खुला मिला था। अगर उनका मिजाज उस वक्त नॉर्मल होता तो मैं उस बात को इतनी भी अहमियत नहीं देती कि अगर मेरा दरवाज़ा उन्होंने बंद देखा तो वापस चले जाते। उसमें गुस्सा होने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन वह यूं मुझे घूर कर देख रहे थे जैसे ही ना जाने मुझे क्या कर डालेंगे। मैं उसे नज़रअंदाज किया और किचन में नाश्ता बनाने लगी। बेदिली से मैंने अपने जेठ को नाश्ता बनाकर दे दिया और अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। कमरे के बराबर में ही वंशिका का कमरा था, जहाँ मुझे चिल्ला चिल्ला कर बातें करने की आवाज़ आ रही थी। शायद वह अपने मंगेतर से किसी बात पर लड़ने लगी थी, क्योंकि वह उसे यही कह रही थी कि तुम्हारे घर पर सिवाय तुम्हारे और किसी की भी जिम्मेदारी नहीं संभालूंगी, क्योंकि मेरी भाभी सिर्फ मेरे भाई की जिम्मेदारी संभालती हैं। अगर तुम यह समझ रहे हो कि तुम मुझे शादी के बाद अपने घर वालों की नौकरानी बनाकर रखोगे तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे तो यह समझ नहीं आता था कि वह इस तरह की बदतमीज़ लड़की क्यों है। मुझे तो अपने जेठ जी की भी बात समझ नहीं आती थी। वह किस किस्म का शख्स है। शायद मेरे सास ससुर ने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं की थी। उन्हें रिश्तों का लिहाज रखना नहीं सिखाया था, सिर्फ लड़ना झगड़ना सिखाया था। शायद तीनों अपने माँ पापा की मौत के बाद ऐसे हो गए थे। एक बड़ी नंद सिर्फ अच्छी थी। इनका हाल जो भी था मेरी समझ से तो बाहर था। मैं नाश्ता करने के बाद किचन में आ गई और दौड़कर मेरे जेठ भी किचन में आ गए। कहने लगा, रात को तुमने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद किया था? क्या तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है? मुझ पर शक है या मेरे चरित्र पर शक है? मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप बर्तन धोने लगी। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती और ना ही आपको मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत है। बात रही आपकी हरकतों की, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे सोते हुए कोई मेरे कमरे में आए, चाहे जिस मकसद से आए, मगर यह गलत है। मेरी बात सुनकर वे वहाँ से बाहर चले गए। इस बार माधव भी वापस आ गए। सामने वंशिका ने धमाका फोड़ दिया था कि वह अपना रिश्ता खत्म कर चुकी है। वह प्रिंस से शादी नहीं करेगी। यह सुना था कि माधव को गुस्सा आने लगा। कहने लगे, चौथी एंगेजमेंट है जो तुम तोड़ चुकी हो। वंशिका, तुम्हारे साथ क्या मसला है? या सारी ज़िंदगी यहीं बैठने का इरादा है? माधव ने गुस्से से कहा। तो वह कहने लगी, मैं तुम्हारे सर पर नहीं बैठी हूँ। मैं सोच लिया कि मैं नौकरी करूँगी। माधव तो अपने दांत पीस कर ही रह गए। वंशिका बेहद ही बदतमीज़ थी और मुझे हैरत होती थी कि जेठ जी उसे कुछ नहीं कह रहे थे। वह जो भी कहती थी जेठ जी उसे मान लेते थे। कहते थे कि वह ठीक ही तो कह रही है। वह माधव से कहने लगे, वंशिका गलत नहीं कह रही है। यह प्रिंस है जो ना इसे नौकरानी बनाकर रखना चाहता है, इससे अपने माँ पापा और बहन भाइयों की सेवा करवाना चाहता है। घर के सारे काम यही करेगी। यह कोई नौकरानी थोड़ी है। उसे तुम बात करो, अगर वह इसको अपने साथ अमेरिका ले जाए फिर तो ठीक है, वरना तुम रिश्ता तोड़ दो। यह सुनकर माधव कहने लगे कि रिश्ता होना और तोड़ देना तुम लोगों के लिए मजाक है। पहले 3 रिश्ते भी इसी तरह से टूटे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें यह रिश्ता मिला था और प्रिंस के घर वाले पहले ही कह चुके थे कि वंशिका शादी के बाद प्रिंस के साथ अमेरिका नहीं जाएगी। अगर वंशिका को एतराज़ था तो उस वक्त कहती। अब जबकि 1 महीने बाद शादी है तो वंशिका ने खुद रिश्ता तोड़ लिया। यह क्या तरीका है? यह कहना था कि वंशिका फूट पड़ी। कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम किसकी ज़ुबान बोल रहे हो। यह जो मासूम बनी बैठी है तुम्हारी बीवी, यह सब तुम्हारे कान में उसने भरा है, सारा जहर घोल के रख दिया है तुम्हारे कानों में मेरे खिलाफ। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे तो किसी बात का पता भी नहीं था। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि वह खुद ही अपनी मंगनी और रिश्ता तोड़ चुकी है। ना ही माधव ने मुझे अपने बहन भाइयों की कभी कोई बातें की थी, लेकिन बिना वजह मैं मुजरिम बन गई थी। माधव कहने लगे कि मैं अपनी बीवी को औकात में रखा हुआ है। मैं उससे तुम लोगों की बातें नहीं करता और तुम भी इतनी बड़ी नहीं हो कि तुम अपने रिश्ते खुद ही तोड़ दो। लेकिन वंशिका कहने लगी, मैं उसके घर में नहीं रहूँगी, उसके साथ अमेरिका जाना है और अगर इस बात पर वह तैयार नहीं होता तो मैं शादी नहीं करूँगी। यह कहकर वह उठकर कमरे में चली गई। जेठ जी भी कहने लगे कि तुम वंशिका पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तुम ज़्यादा उसकी तरफदारी मत करो, इस तरह से वह कभी भी अपना घर नहीं बसा पाएगी। जेठ जी माधव की बात समझे बगैर अपने कमरे में चले गए, लेकिन मुझे जेठ जी की बात ठीक नहीं लग रही थी। मैंने जो माधव से इस बात की वजह पूछी तो वह कहने लगे कि जब माँ बाप सर पर ना हो तो बहन भाई अपनी मनमानी करने लगते हैं। वह शुरू से ही माँ पापा की लाडली थी और उनके मरने पर वह खुद गर्ज हो गई है। प्रिंस समझदार लड़का है। मैं नहीं चाहता कि उसका रिश्ता टूटे। माधव बहुत ही परेशान थे।
थे। मैंने सोचा कि मुझे इस बात का कोई हल निकालना चाहिए। मैंने यह बात महसूस की थी। वंशिका माधव से ज़्यादा जेठ जी की बात मानती थी, इसलिए मैंने जेठ जी से ही बात करने का फ़ैसला किया। जब माधव घर से चले गए तो जेठ जी मेरे कमरे में पैसे रखने आए। 1000 तकिए के नीचे रखे और मैं फ़ौरन से उठ बैठी और मोबाइल की लाइट जला दी। मुझे जागते देखकर वह कुछ अजीब से हो गए थे। शायद उन्हें लगा कि मैं उन पर चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे आपके इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे पैसे देने की बजाय आप वंशिका को समझाओ। वह आपकी बात मानती है, उसका घर बसने दो ताकि वह हंसती खेलती रहे। मैं इस घर के काम करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। बस एक दिन मैंने खाना नहीं बनाया तो वंशिका को कितना बुरा लगा था। आपको भी बुरा लगा था क्योंकि आपकी हरकत बिल्कुल सही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपकी यह बात भी बर्दाश्त करने की कोशिश की क्योंकि मुझे माधव के साथ घर बसाना था। आपकी बहन को समझौता करना पड़ेगा, तभी वह ज़िंदगी गुजार सकेगी, और अगर आप उसे समझाओ जो वह ज़रूर समझेगी। मेरी बात खामोशी से सुनकर जेठ जी कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद मैं वंशिका के रवैये में बहुत ही फ़र्क देखा था। वंशिका शायद उस रोज़ यह बात समझ गई थी, इसलिए उसने शादी से इनकार नहीं किया। कुछ महीने में विदाई होकर प्रिंस के साथ में चली गई। उस शादी पर ही मैंने अपने जेठ जी के लिए भी लड़की पसंद कर लिया। जेठ जी से पहले माधव और मैं शादी कर ली थी क्योंकि जेठ जी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने माधव से कहा था कि तुम शादी कर लो, मुझे नहीं करनी है शादी। लेकिन अब उन्होंने भी शादी कर ली। घर को बसाने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है, ना कि जज्बात से। जेठ जी को मेरे कमरे में पैसे रखने का मशवरा वंशिका ने ही दिया था ताकि वह माधव को मेरे खिलाफ कर सके और मेरा भी घर खराब कर दे। वह समझती थी कि मैं भी कुछ ऐसी सोच रखती हूँ कि उसके बहन भाइयों के साथ बनाकर नहीं रखूँगी। लेकिन वंशिका और जेठ जी दोनों ही अपनी शादी के बाद सुधर गए थे। अब हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।